नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अचानक एक आभास हुआ है कि मैं आपको जो अगला वीडियो मेरा बना हुआ है 11वें घर के ऊपर, उसके पहले ये वीडियो बताऊं, क्योंकि इसमें मेरे समझ से लाल किताब का पूरा रहस्य ही छिपा हुआ है और मैंने आपसे वायदा किया हुआ है कि जैसे रहस्य मुझे मालूम पड़ते जाएंगे वो मैं आपके सामने बताता जाऊंगा। ये मैं जो मुझे ये पता लगा, ये कल रात को ही पता लगा और हो सकता है आप लोगों को मालूम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी गैबी ताकत ने मुझे ये आदेश दिया, मेरे को बताया, तो मैं ये आपके सामने उस चीज़ को रख दूं। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के मैंने उन चीज़ों को नोट कर लिया जो मुझे समझ में आई है, जो मुझे ऐसा लगा किसी ने बताया है। तो वो इस प्रकार है कि हमें ये मालूम है कि जब हम धोखे के ग्रह की बात करते हैं, ये हमें मालूम है कि लाल किताब में धोखे के ग्रहों का जिक्र है। धोखे के ग्रह कौन से कहलाते हैं? पहले से धोखे का घर बोलेंगे तो धोखे का घर 10वां बोलते हैं। 10वें घर को धोखे का घर बोलते हैं और उसमें आए हुए जो ग्रह है वो धोखे का ग्रह कहलाते हैं। ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी, अर्थात अचानक ये अपना रिजल्ट देते हैं। और ये 10वें घर के लिए बोला गया है। क्यों बोला गया है कि बाय एंड लार्ज जिसको कह सकते हैं कि पहला घर अगर जातक है का पूरा तख्त जिसको कहते हैं, जातक का जो एक व्यक्तित्व है वो है, उसका शरीर है, और जो 11वां जो भाव होता है कुंडली का, वो सफलता बताता है कि जब तक पहले और 11वें भाव का कनेक्शन नहीं बनता तब तक सफलता नहीं मिलती। और जब तक संबंधित आपका घर उससे कारक ग्रह या उसमें उपस्थित ग्रह का संबंध 11 से नहीं बनता तब तक सफलता मिलना संदिग्ध होता है, नहीं मिलता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब सिर्फ 10 को ही जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नंबर 10 जो है उसको ही क्यों धोखे का घर बोला गया है और को क्यों नहीं बोला गया है, हम इस पे विचार करेंगे। और इस पे जो नई थ्योरी मुझे आई है समझ में वो मैं बताता हूँ। और पहले जैसा मैं बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत ही हों। तो लाल किताब में जो बताया गया है वो एक वर्णन है कि पहल तख्त का पहले मैंने पहला घर जो है तख्त है, वहाँ बैठने वाला ग्रह राजा होता है या बादशाह होता है। और 11वें घर को राजा की टांगे बोली गई हैं। राजा की टांगे बोल लीजिए या तख्त के जो पाए होते वो बोल लीजिए, मेरा ख्याल है राजा की टांगे बोलना ही ज़्यादा सही है। 8वें घर को राजा की आंखें बोली गई हैं और 7वां जो है वो वजीर का घर है। ये तो आप सबने पढ़ा होगा। अब हम ये बता सकते हैं कि 10वें घर के लिए ही क्यों ये ज़्यादा जोर दिया गया है। अब देखिए 11वें घर में टांगे हैं। अगर 10वें घर का कोई ग्रह, ये 10वें घर का जो कारक ग्रह अपनी स्थिति या अपनी परिस्थिति या अपने स्वभाव के कारण 11वें घर का टांग खींच लेता है तो वो फिर राजा जो है अपाहिज हो जाता है। मतलब वो चल फिर नहीं सकता और उसकी स्थिति एक अपाहिज व्यक्ति की तरह हो जाती है जो पूरी तरह फिर दूसरों के कहने में चलता है या वजीर के कहने में चलेगा। कहने को वो राजा होगा लेकिन उसके पास नाम मात्र का ही पावर होगा। इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है कि 10वां घर, अच्छा 10वें घर में क्या होता, क्यों और लिया गया है कि 10वें घर का जो मालिक ग्रह
और कारक ग्रह दोनों ही शनि है। और शनि कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं ये आप सभी को मालूम है, और कलयुग के लिए उन्हीं को करता धरता माना गया है। दूसरी बात है कि 10वें घर का जो सेहन है, सेहन का मालिक चंद्र है, क्योंकि चंद्र जो बैठा है वो चौथे घर का मालिक भी है और कारक भी है, उसकी सीधी दृष्टि 10वें में होती है। और चंद्र भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है, क्योंकि वो मन का कारक है और सफलता दिलाने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये ग्रह जो अगर उल्टे हो जाएं, इनकी जड़ों में अगर गलत ग्रह बैठ जाए, अशुभ ग्रह बैठ जाए, तो वो क्या करते हैं, 10वें घर के असर को बुरा कर देते हैं, और 10वें घर का असर बुरा हुआ तो 11वें की छुट्टी हो गई। मतलब आपकी कुंडली सफलता का इंडिकेट तो कर रही, सफल हो रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अगर 11वें घर की गाड़ी नहीं चली तो वह बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसलिए 10वें घर को धोखे का घर बोला जाता है। वहाँ आए हुए ग्रह को भी इसी उससे रिलेट कर लेते हैं। अब मैं जो बता रहा था आपको कि गैबी इशारा जो मुझे हुआ है वो क्या है, वो इशारा ये है, तो क्या हम सिर्फ काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें घर को ही 10वां घर बोल के मानेंगे, कि हर घर के हिसाब से भी ले सकते हैं? तो इसका मैं ये एक्सप्लेनेशन देता, पहले इसी का दे देता हूँ। ये जो लाल किताब में बताया गया है 10वां घर। अब 10वें घर को अगर हम देखते हैं तो 10वां घर 11वें घर से 12वां पड़ता है, जिसको हर घर से 12वां घर जो है नेगेटिव होता है, मतलब उसको हाउस ऑफ नेगेशन बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर होनी है तो 12वां घर उसको मना करता है, उसको डिनाई करता है, 11वां घर उसको हामी भरता है। अगर 11वां घर हामी भर रहा है और 12वां घर उसका टांगे खींच रहा है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तो ये हुई बात। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं कि मैंने ये बोला अभी कि क्या सिर्फ 10वां घर ही जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार है उसी को 10वां लेंगे कि और भी तरीके से लेंगे? तो वो कल के रेफरेंस में ही मैं बता रहा हूँ कि जो ये बताया गया है कि और भी 10वें घर को हम लेंगे इस तरह से। कैसे? कि हम हाउस ऑफ नेगेशन को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5वां घर लेते हैं, 5वें घर का हाउस ऑफ नेगेशन हुआ चौथा घर। मतलब 5वें घर से जो चीज़ रिलेट होंगी, अगर चौथा घर उस चीज़ को मना करता है तो मुश्किल हो जाता है। चौथे घर का मालिक कौन है? चंद्र है। और 5वां घर प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, इन चीज़ों से रिलेट करता है। और भी कई चीज़ें हैं लेकिन मेनली यही है। इसी प्रकार 7वें घर के लिए छठा घर 12वां होता है हाउस ऑफ नेगेशन, मतलब उसको डिनाई करता है। अब अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं एक एक करके, हाउस ऑफ नेगेशन हमने कंसीडर कर लिया। अब जैसे हम उसमें आते हैं कि 10वां घर, अब 5वें से 10वां घर कौन सा होगा? 5वें से अगर हम गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, दूसरा घर जो है वो उसके लिए 10वां घर होगा। और हम इस दूसरे घर को भी 5वें घर के लिए धोखे का घर मानेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये उतने बड़ा धोखा नहीं देगा जितना काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वां घर देता है। तो दूसरे घर में जो आएगा वो 5वें घर को टच जरूर करेगा। तो हम दूसरे घर को देखेंगे और उसके मालिक को देखेंगे और उसके कारक को देखेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मालिक के बजाय अगर हम कारक को देखते हैं, कारक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें तो ज़्यादा अच्छा इसलिए है
कि राजा तो अपने यहाँ बैठा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसका सेनापति या वजीर करता है। तो कारक ग्रह सेनापति या वजीर का काम करता है, तो हम उसको नोट करते हैं। अब हमने हर घर का एक धोखे का घर निकाल लिया है। मैं उससे बोल रहा हूँ जो मुझे बताया गया है। तो धोखे का घर हुआ, इस पांचवें का जैसे मैंने बता दिया दूसरा, इस तरह से आप दूसरे का भी कई लोग पूरे घरों का निकाल सकते हैं। जैसे पहले के लिए तो 12वां हुआ, 12वां घर, पहले के लिए 10वां फिक्स है। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5 का आप घुमा के उसका हाउस ऑफ नेगेशन अर्थात 12वां और धोखे का घर मतलब उसका 10वां, ये निकाल लीजिए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो धोखे का आया है इसको हम किस हिसाब से लें। लाल किताब में ये बताया गया है धोखे का घर और धोखे का ग्रह, अर्थात ये धोखा देते। अब ये कई बार धोखा जो होता है बहुत ही अच्छा धोखा होता है। धोखे को हम एक तरह से ले सकते हैं आश्चर्य में डालना। कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो बड़ी आश्चर्यजनक होती है, जो हम आशा लगाए भी नहीं बैठे होते, हमें उम्मीद नहीं होती, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। तो ये धोखा हुआ। अब दुख का कब होगा? जब वो जो ग्रह है वो ऐसी स्थिति में बैठ जाए जो अशुभ हो। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया है कि पांचवें के लिए दूसरा जो घर है वो धोखे का हो गया। अब दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की जड़ में मतलब उसकी किसी भी राशि में उसका दुश्मन बैठ जाए या अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वो बुरा हो जाएगा, उसका असर बुरा हो जाएगा। तो फल क्या मिलेगा? शुभ तो फल मिलने से रहा, बुरा फल ही आएगा। अब लेकिन अगर उसकी जड़ में कोई गलत ग्रह ना हो, कोई अशुभ ग्रह ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से हो या ग्रह उच्च का हो जाए तो ये धोखे का ग्रह होते हुए भी शुभ फल दे देगा। ये मुझे बताया गया है। तो ये जब शुभ फल दे देगा तो ये धोखा जो है ये सुखद धोखा होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि ये दूसरे घर में जो आया हुआ ग्रह है, यहाँ दूसरे घर में जो आया हुआ ग्रह है वो शुभ है, तो जैसे मैंने बताया शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल डालेगा उसके ऊपर। पांचवें की बात मैं कर रहा हूं अभी। अब मान लीजिए यहाँ दूसरी कंडीशन आती है, मैं ये इसको मिला के चल रहा हूं। दूसरी कंडीशन आती है कि चौथे घर में चंद्र आ गया। चंद्र चौथे घर का मालिक भी है और कारक भी है। अब आप चंद्र, और ये पांचवें घर के लिए हाउस ऑफ नेगेशन के कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करेगा? क्या हमेशा अशुभ देख करेगा? ऐसा नहीं है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्र अपने अंदर किस प्रकार का असर समाये हुए है, शुभ असर समाये हुए है या अशुभ असर समाये हुए है। जो भी असर होगा वो हाउस ऑफ नेगेशन में रहते हुए भी पांचवें घर में ट्रांसफर होगा। आप ये देखिए कि पांचवें घर का जो मालिक है सूरज को माना गया है, कारक गुरु को माना गया है। और फॉर एग्जाम्पल जब हम शिक्षा के बारे में आपसे कोई पूछने आता है कि मेरी शिक्षा इस साल कैसी जाएगी, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, कैसा रिजल्ट होगा, तो आप वर्षफल कुंडली बना के देखते हैं। तो इस चीज का शिक्षा के संबंध में अगर आपको निपटारा करना है तो मेनली आप 3 चीजें देखिए, गुरु को देखिए, सूर्य को देखिए और चंद्र को देखिए। ये 3 चीजें मिलके आपको स्थिति बता देती है अपने शुभ या अशुभ स्थिति को देखते हुए। अब इसमें मैंने जो सुना है, मुझे जो आभास हुआ है कि वीटो पावर किसका रहेगा, कि ये पूरे हर चीज को डिसाइड करने के लिए, तो वीटो पावर चंद्र का रहेगा।
क्योंकि चंद्र हाउस ऑफ नेगेशन का मालिक है। दूसरा, चंद्र दूसरे घर में जाके उच्च का हो जाता है, मतलब ये इस तरह से पावरफुल है। तो अगर चंद्र की स्थिति ठीक नहीं हुई तो शिक्षा संबंधी जो भी सवाल पूछा गया है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई जो मुझे याद आती गई है, जो मैंने लिखा है। हो सकता है कुछ चीज़ें चूक गई हों मुझे नोट करने से, वो जब अगर मुझे याद आएगी तो मैं उसको एक रेफरेंस डाल के उसको मेंशन कर दूंगा। तो ये धोखे के ग्रह और 11वें घर के ऊपर मैं बोल रहा था, तो ये सबके लिए आप निकाल सकते हैं। अब हम जब आते हैं मेन धोखे का ग्रह जो 10वां बताया गया है लाल किताब में, लाल किताब में 10वां बता के छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने अभी बताया है वो नहीं है। ये मेरा ख्याल है, जो मुझे ये बताया गया है वो ये है कि हर घर से धोखे का घर आपको निकालना है। तो चलिए, जो लाल किताब में बताया गया है कि लगन से 10वां घर धोखे का होता, उसके ऊपर ही थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। तो अब 10वां घर जो है उसको मेन धोखे का जो घर बताया गया है। अब आप सुनिए, उसके पीछे एक तर्क है। लाल किताब में कोई भी चीज़ बिना तर्क के नहीं बताई गई, बस ये है कि उसको चाबी ताले में बंद कर दिया गया है, जिसके पास चाबी है वही उसको खोल के देख सकता है। तो जो मुझे समझ में आया, मैंने की होल से झांक के देखा, जो मेरे को दिखा, तो वो ये है कि 10वें घर का जो कारक ग्रह और मालिक ग्रह एक ही है, शनि। वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है। और वो 11वें घर का भी, 11वें घर के लिए क्या है, 12वां है, 10वां घर हाउस ऑफ नेगेशन की कैटेगरी में आया। तो ये हाउस ऑफ नेगेशन जो है 11वें घर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 11वां घर आपके ओवरऑल जो जीवन यात्रा है उसकी सफलता असफलता बताता है। तो अगर धोखे का ग्रह 11वें घर को अपोज करता है या प्रभावित करता है तो आपकी जो सफलता है जीवन यात्रा की संदिग्ध हो जाती है, या उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। कई लोग राजयोग लिए फिरते हैं कि साहब हमारी कुंडली में राजयोग है और ऐसा वैसा है, लेकिन सर आप 11वें घर को भी देख लीजिए और 10वें को भी देख लीजिए, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि राजयोग का क्या हशर होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धोखे के ग्रह के रेफरेंस में 11 को देखा जाए, पहली बात। बाय एंड लार्ज ज़्यादातर इसी को देखा जाए। इसके बाद आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो हर घर के 10वें और 12वें घर के बारे में असेसमेंट करिए। हर घर से 10वां घर उसका धोखे का घर हो जाएगा और 12वां घर हाउस ऑफ नेगेशन हो जाएगा। दूसरी बात है कि हर घर से एक चीज़ और जो मुझे बताई और मुझे याद नहीं रही है, अभी बीच में जोड़ देता हूँ, कि हर घर से आप 11वें घर को देखिए तो वो उसकी सफलता और असफलता का पैमाना बताएगा। जैसे 5वें घर से 10वां घर बंद बताया, दूसरा हुआ, और 11वां घर 5वें घर से कौन सा हुआ, तीसरा हुआ। तो ये जो तीसरा घर है 5वें घर के लिए सफलता असफलता के पैमाने को डिसाइड करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 5वें घर के सफलता या असफलता के पैमाने को तीसरा घर डिसाइड करेगा। और अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बीच बीच में आगे जब मुझे याद आएगा तो मैं इस चीज़ के बारे में मेंशन करूँगा। तो ये डिसाइड करेगा 5वें से 11वां कौन सा हुआ, तीसरा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम काल पुरुष कुंडली का जो लाल किताब में दिया है 10वें घर के धोखे का हिसाब किताब और 11वां उसको देख के एक जगह नोट कर लेंगे। इसके बाद जो सवाल हमसे पूछा गया है उससे कंसर्निंग घर के
ये देख 10वां 11वां और धोखे का ये निकाल लेंगे और इन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं ये बीच में इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अचानक ये आभास दिया गया, तो मैं इसको जो पहले भूल जाऊँ या कोई चीज़ मिस हो जाए तो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। इसके बाद मेरा एक वीडियो बना हुआ है वो मैं रखूँगा, 11वें घर के ऊपर है, वो आप देखिएगा। और इसके बाद उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये कालपुरुष कुंडली के 11वें घर और 10वें घर को मिला के एक अलग किस्म का डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको। आप उसका ज़रूर इंतज़ार करिए और उसको देखिएगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रेडिक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसका आप इंतज़ार करिए, वो वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, उसमें वो आवश्यक सारी चीज़ें मैं डालूँगा जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाए समझने में। तो आज इतना ही, इसको देखिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, जिससे मुझे भी उत्साह मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करने के काबिल समझते हैं तो करिए और हमेशा खुश रहिए।